नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। बार बार एक ही प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है कि एग्रीमेंट से कोर्ट के द्वारा मुकदमे जीतने के कितने परसेंट चांस है। यानी कि किसी व्यक्ति के पास एग्रीमेंट है और वो चाहता है कि मैं कोर्ट से मुकदमा करके उस एग्रीमेंट के जरिए अपने नाम पर रजिस्ट्री कराऊं, तो उसके कितने परसेंट चांस हैं। या कुछ लोग ये भी चाहेंगे कि उनका एग्रीमेंट फर्जी करा दिया है, तो उस एग्रीमेंट को किस प्रकार से कैंसिल कराया जाए और उस कैंसिल होने के कितने परसेंट चांस है। तो ये वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो के जरिए अगर आपने कोई एग्रीमेंट करवा रखा है तो आप कोर्ट में जाने से पहले अपने एग्रीमेंट को चेक कर सकते हैं कि मेरे एग्रीमेंट में ये तथ्य है या नहीं, इससे मैं मुकदमा जीतूंगा या हारूंगा। या एग्रीमेंट कैंसिल कराना चाहते हैं तो भी देख लें कि कैंसिल कराने के जो मेन आधार बताए उनमें से मेरे पास कौन सा आधार है। या भविष्य में कभी भी आपको कोई एग्रीमेंट बनाना पड़ा या किसी के अपने मिलने वाले किसी एग्रीमेंट बनाना पड़ा तो आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। यानी कि ये वीडियो भले 10 मिनट का हो या 15 मिनट का हो, इस वीडियो के जरिए आपके दिमाग में ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि जब कभी भी आप एग्रीमेंट लिखवाने बैठेंगे तो ये बातें आप अवश्य ध्यान रखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन कि भाई एग्रीमेंट का मुकदमा कोर्ट से जीतने के कितने परसेंट चांस है। ये अपना टॉपिक है। अब ये सारी जो बातें हैं, मैं कह दूं कि इसमें 100% चांस है, 50% चांस है, 40% चांस है, 20% चांस है, ये सारी परिस्थितियों पर निर्भर रहती है। अब परिस्थिति कौन सी है इस बारे में भी अपने को समझना जरूरी है। तो एक तो एग्रीमेंट से रजिस्ट्री कराना है उस बारे में, और एक एग्रीमेंट को कैंसिल कराना है उस बारे में। तो पहले अपन समझते हैं रजिस्ट्री कराना। कि कोई व्यक्ति एग्रीमेंट से अपने नाम पे रजिस्ट्री कराना चाहता है, यानी कि किसी व्यक्ति ने उसके पक्ष में एग्रीमेंट किया है, अब वो एग्रीमेंट कराने वाला उसके पक्ष में रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, तो कितने परसेंट चांस है कि वो कोर्ट में मुकदमा करने पर उस एग्रीमेंट के जरिए अपने नाम पर वो रजिस्ट्री करवा सके। कई लोग एग्रीमेंट को लेकर घूमते हैं, कभी प्रॉपर स्टाम्प पे एग्रीमेंट नहीं होता है, कभी नोटरी एग्रीमेंट नहीं होता है, कभी पंजीयन किया हुआ एग्रीमेंट नहीं होता है, कभी किसी में कुछ शर्तें ऐसी लिखी होती है, किसी में टाइम पीरियड डाल रखा होता है, तो किसी में पैसा देने की विशेष प्रकार की शर्तें होती है। ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग सलाह देने से वो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है कि क्या मानो मैं मुकदमा भी करूंगा, मेरा पैसा भी लगेगा और फिर मुकदमा नहीं जीत पाऊंगा तो सारा काम बेकार हो जाएगा। तो आपको ये इस वीडियो से ध्यान लेना चाहिए कि आपका मुकदमा वास्तव में किस स्टेज पे चलेगा और कितने समय में फैसला होगा और क्या आपका मुकदमा आपके पक्ष में जाएगा या नहीं। तो अब बात करते हैं ए ने बी के पक्ष में एग्रीमेंट करा है, ठीक है। अब ये रजिस्ट्री नहीं करा रहा, बी चाहता है कि उसका एग्रीमेंट से रजिस्ट्री हो जाए। तो एग्रीमेंट से जैसे ही बी मुकदमा करेगा तो सबसे पहले ये देखा जाएगा उसके एग्रीमेंट की शर्तें क्या है। शर्तें कानून के अनुसार है या नहीं, एक पॉइंट तो ये देखा जाएगा, इसको समझते हैं। दूसरा पॉइंट ये देखा जाएगा कि एग्रीमेंट कानून के अनुसार है या नहीं। तीसरी बात आप देखी जाएगी कि आप जिस कोर्ट में आए हो कोर्ट प्रॉपर है या नहीं। कोर्ट प्रॉपर का क्या मतलब ये भी समझेंगे। फिर जो आपने दावा किया है वो दावा प्रॉपर है या नहीं। कानून के अनुसार का क्या मतलब हुआ, शॉर्ट में आप समझ लीजिए। ये बात इसलिए जरूर देखी जाती है कि जो बेचने वाला है और लेने वाला है क्या दोनों वयस्क है, क्या बेचने वाले के पास खुद उस संपत्ति का मालिक था या नहीं था, ये बात महत्वपूर्ण रूप से देखी जाएगी। फिर देखा जाएगा कानून के अनुसार सही है या नहीं, तो एग्रीमेंट कितने रुपए के स्टाम्प पे किया जाना चाहिए था, क्या वो स्टाम्प नोटरी करवाया और क्या वो स्टाम्प पंजीयन कराया या नहीं। तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। एग्रीमेंट की वैलिडिटी के आधार पर देख लें आके आपके पास पुराना एग्रीमेंट है तो उसको किस प्रकार से पुराने एग्रीमेंट के आधार पर ही आप दावा कर सकते हैं। यानी आप लोगों के दिमाग में जो बात बैठ चुकी है कि 3 साल के बाद एग्रीमेंट से दावा नहीं हो सकता, वो बात पूर्ण रूप से गलत है। 3 साल के बाद भी हो जाएगा। इस पर 15 मिनट का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लें और समझ लें। फिर कोर्ट प्रॉपर है नहीं, यानी कौन सी कोर्ट में मुकदमा करना है, जहां एग्रीमेंट लिखा हुआ मुकदमा होगा या जहां पर रजिस्ट्री कार्यालय है वहां पर उस कोर्ट में होगा या जहां जमीन है उस कोर्ट में होगा। तो जहां एग्रीमेंट लिखा है जनरली आपको वहीं उस कोर्ट में करना चाहिए। उसमें जो 5 लाख रुपए तक का मुकदमा है तो आपका सिविल न्यायालय में हो जाएगा जो सबसे अधीनस्थ न्यायालय है उसमें, और 5 लाख से ऊपर का है तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, ठीक है।
फिर आता है दावा पूरा प्रोसेस दावे में जो किया गया वो सही है नहीं। दावे के प्रोसेस से क्या मतलब हुआ, ये सारी बातें आपके वकील साहब पे निर्भर करती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, आप ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना कि आपके जो वकील है वो वकील सिविल के एक्सपर्ट है या नहीं है, यानी कि दावा कितने रुपए की स्टाम्प लगेगा, उसमें कितने रुपए का स्टाम्प कितने रुपए का लगेगा, ठीक है। अगर पंजीयन नहीं करा रखा है या कम स्टाम्प पर आपका दावा लिख रखा है तो उसकी पूर्ति बाद में किस प्रकार से होगी, गवाह किस प्रकार से किए जाएंगे, ये सारी बातें भी आपके वकील साहब को आपको पहले पूछ लेना चाहिए। और साथ में ये भी पूछ लेना टोटल खर्चा कितना आएगा। फिर आता है एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं, उन शर्तों के आधार पर आपका मामला, ये सारी शर्तें, ऐसी कोई विशेष शर्त नहीं है जैसे उसने बोला कि 6 महीने में रजिस्ट्री कराना जरूरी है, 6 महीने में पैसा देना जरूरी है, बाद में पैसा नहीं देने पर एग्रीमेंट ऑटोमेटिक कैंसिल माना जाएगा, तो क्या इस प्रकार की शर्त है? नहीं है। इस प्रकार की शर्त होने पर भी ऐसा नहीं है कि आप सोच लोगे शर्त लिख दी तब मेरा दावा क्लियर नहीं हो पाएगा या मैं नहीं जीत पाऊंगा, उसका भी तोड़ होता है वकील साहब के पास। हो सकता है आपने उसको कहा, उसने मना कर दिया हो, इस प्रकार का कोई ना कोई तोड़ जरूरी उसमें निकालने के बाद ही आपको दावा पेश करना चाहिए। यानी कि जो आप दावा पेश कर रहे हो उस दावे को कानून के परिभाषा के अनुसार वो दावा कंप्लीट होने पर पहले सिविल एडवोकेट से मिलकर सिविल एडवोकेट के बता देवे, अपना एग्रीमेंट पढ़ा देवे। उसमें ध्यान आपको ये रखना है, कई बार मैंने देखा हुआ है कई लोग सिर्फ इसलिए अपना दावा मुकदमा हार जाते हैं किसी एक व्यक्ति के कह देने, जैसे मान लो वो किसी वकील साहब के पास गए, उन वकील साहब ने कह दिया कि तेरा दावा नहीं होगा या तू मुकदमा करेगा तो हार जाएगा, ठीक है। मेरा यूं मानना है कि एक वकील साहब ने अगर आपको ये सलाह दे दी है, वहीं से आपके पीछे पैर खिसकाकर आपको डरना नहीं चाहिए। आपको कम से कम, आप सिविल मुकदमे में आप कोई मुकदमा कर रहे हो एग्रीमेंट वाला, तो कम से कम आपको 3 लॉयर से बात करनी चाहिए शुरू में। भले वो कोई वकील साहब आपको कह रहे हैं हम आपको जीता देंगे पक्का, फिर भी आप 2-3 वकील साहब से इसमें ट्राई करें। हो सकता है वकील साहब की फीस 2000 हो, 2000 हो, 4000 हो, मान लो 10,000 रुपए आपके लग भी गए या 5000 रुपए जो भी है, तो भी आपके एक दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि भाई तीनों ने जो बात की तीनों में एक जैसी बात बोल रहे हैं या दिक्कत आ रही है, 2 वकील एक जैसी बात बोल रहे हैं। यानी पहले आप उस बात को कंफर्म कर ले कि भाई मेरा मुकदमा कर रहा हूं तो मुकदमा सही जाएगा या नहीं जाएगा। ऐसा नहीं हो कि आप 10,000 रुपए बचाने के चक्कर में आपकी 5-50,000 की कोर्ट फीस भी लगा दो, आपकी लाखों रुपए की संपत्ति बाद में डूब जाए। तो इससे पहले आपको वकील साहब से सलाह करने के बाद ही उस रजिस्ट्री के जरिए, एग्रीमेंट के जरिए रजिस्ट्री कराने का मुकदमा आपको करना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति एग्रीमेंट को कैंसिल कराना चाहता है, चाहे वो एग्रीमेंट स्टाम्प पे लिखा हुआ हो, चाहे वो एग्रीमेंट पंजीयन करा रखा हो या सिंपल पेपर पर लिखा हुआ हो। तो उसमें भी सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बातें होती है, एग्रीमेंट की शर्तें होती है। फिर देखा जाता है कि सामने वाले की क्या गलती है, सामने वाले की गलती के आधार पर ही वो एग्रीमेंट को कैंसिल किया जा सकता है। यानी आप चाहते हो कि आपको अब जमीन नहीं बेचनी और एक बार आप एग्रीमेंट कर चुके हो, तो ये आधार आपको चलने वाला नहीं है। आपको भले ही आपको नहीं बेचनी है, पर आपको सामने कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा कि सामने वाले की गलती के कारण ये मेरा एग्रीमेंट, अब मैं इसकी पालना नहीं कर सकता। उसमें जो शर्तें लिखी है, क्या उसने कुछ शर्त भंग की है, या फिर कभी कभी क्या होता है सामने वाले की गलती से भी आप मुकदमा जीत जाते हो। यानी कि सामने वाले जो कोर्ट में दावा पेश किया है वो दावा गलत पेश कर दिया है, या उसने प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी नहीं भरी है, या उसने जो स्टाम्प जो कम रुपए का स्टाम्प था उसको पंजीयन कार्यालय में भेजकर पुनः पंजीयन मुद्रांक में आवेदन नहीं किया है, यानी या फिर उसने सामने वाले ने कोई ऐसी गलत गवाही दे दी है जिससे भी आप मुकदमा जीत जाते हो। पर इसमें भी आपको सारी बातें पहले पता होनी चाहिए कि भी मैं एग्रीमेंट कैंसिल कराने का दावा कर रहा हूं तो उसमें कितना रुपए लगेगा, कितना खर्चा आएगा, ठीक है, कोर्ट का खर्चा कितना आएगा, वकील साहब का खर्चा कितना आएगा, कितना समय लगेगा। इसमें भी आपको 3 वकील से पूछ लेना चाहिए कम से कम, ताकि आपका दिमाग में पूरी बात क्लियर हो सके कि भाई मेरा जो मुकदमा है वो मैं जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा। अब जब मुद्दे की मेन बात करते हैं, चलो परसेंटेज की बात कर ले। अगर आपका दावा जो कानून के अनुसार सही है, या आपके जो सिविल लॉयर है उन्होंने आपको कहा है कि आपको मुकदमा जीता देंगे और हर पॉइंट जो आपका कंफर्म हो गया है, तो आपके कोर्ट से रजिस्ट्री कराने के चांस 100%। सामने वाला नहीं मानेगा तो कोर्ट रजिस्ट्री करा देगी। मगर आपके दावे में कोई कमी है तो जितनी कमी होगी उतने हिसाब से परसेंटेज उसके घटते बढ़ते जाएंगे। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि साहब आप रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हो या सामने वाला रजिस्ट्री कैंसिल करा रहे हो, तो जो आपका पैसा है वो पैसा आपका कभी नहीं डूबेगा। आप पैसा दे चुके हो,
सामने वाला रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, रजिस्ट्री करने का दावा कर दिया, दावा खारिज हो गया, तो इसका मतलब नहीं है कि आप पैसा लेने का हकदार नहीं हो। पैसा तो आप ले सकते हो वापस। तो इसमें यह बात दर्ज नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा नहीं दूंगा। या आप एग्रीमेंट कैंसिल करवाना चाहते हो ना, आपने पैसा ले लिया है, तो कोर्ट वापस पैसा रिफंड कराने का भी आदेश करेगी, अगर शर्तें अनुसार ऐसी है तो। कुछ शर्तें ऐसी होती है जिसमें आपको इतना नुकसान हो गया कि तो कोर्ट उसमें वो पैसा काट लेगी। यानी कि जो आपका जो मुकदमा है, सिविल मुकदमा जिस प्रकार का है, उसमें सबसे ज्यादा रोल रहता है जो आपके वकील साहब मुकदमा लड़ रहे हैं। उन वकील साहब को प्रॉपर सिविल की जानकारी होनी चाहिए, सिविल मुकदमा किस प्रकार का, सिविल मुकदमा कई प्रकार के कानूनों से बनकर फिर पकता है। तो आप 2-3 वकील साहब से इस बारे में सलाह करें, जो भी काम करना है सोच समझ के करें। मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गौड़। किसी प्रकार की समस्या आती है या आपने कोई एग्रीमेंट करवा रखा है, आपको मुकदमा चल रहा है, तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरी फीस है, आपके पास कोई भी गौशाला है, उस गौशाला में 500 रुपये जमा करा के मुझसे बात कर सकते हैं, और 500 रुपये रसीद इस व्हाट्सएप नंबर पर भी। और अगर आपके पास कोई गौशाला नहीं है, 300 रुपये इस नंबर पर आप गूगल पेमेंट करके भी मुझसे बात कर सकते हैं। पुनः धन्यवाद।